हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही चर्चा में है। साइंस टेक का भी टॉपिक है, करंट अफेयर का भी टॉपिक है और इतना ज़्यादा चर्चा में है कि इसके आने के चांसेस बनते हैं। इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। देखिए इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। मैंने जब साइबर क्राइम पढ़ाया था तो साइबर क्राइम में मैंने ये चीज़ें बताई थी कि भाई साइबर क्राइम एक ऐसी तकनीक है जिसमें हर दिन नया नया मेथड आता है कि हम क्राइम को कैसे करें। पर सवाल आता है क्राइम करना कैसे है। तो क्राइम करने में हमें कंप्यूटर, ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट नहीं तो कोई भी नेटवर्क डिवाइस, इन सब का यूज करना है और फिर किसी भी क्राइम को करें। तो इसके यूज से, इसका यूज और क्राइम को अगर आपस में जोड़ दें तो ये कहलाता है क्या, साइबर क्राइम। और ये साइबर क्राइम जो है, साइबर, जिसको साइबर अपराध भी बोलते हैं हिंदी में, इसे साइबर अपराध भी है। ये साइबर अपराध दिन पर दिन विकसित होते जा रहा है और नए मेथडों के साथ विकसित हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम न्यू मेथड जब आएगा, जब न्यू मेथड आएगा तो आपके बारे में, इसके आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को लेकर, अपनी जानकारियों को लेकर, अपनी गोपनीयता को लेकर बहुत ज़्यादा आप सचेत नहीं है, अवेयर नहीं है, तो ऐसे लोग आपको शिकार बना सकते हैं और आप साइबर क्राइम के अपराध के क्या हो सकते हैं, शिकार बन सकते हैं, पीड़ित बन सकते हैं। तो जब ये साइबर क्राइम की बहुत सारी चीज़ें, ओटीपी नहीं बताना, अपने अकाउंट नंबर नहीं बताना, यूपीआई नंबर नहीं देना, बेसिक बेसिक चीज़ें, जो क्राइम होते चला गया, लोगों के बीचों में आते चला गया, लोग उसके बारे में जानने लगे, लोग उसके बारे में समझ गए कि ये क्राइम इस तरह से होता है, तो उन्होंने अपने बचाव चालू कर दिया कि नहीं ऐसा होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई ओटीपी मांगेगा तो देंगे नहीं, कोई बैंक अकाउंट मांगेगा तो देंगे नहीं, कोई फर्जी कॉल पे मेरी जानकारी मांगेगा एटीएम का तो हमें नहीं देना है। ये सारी बातें तो ठीक थी। तो जब ये लोग इससे सचेत हो गए, सब इसके बारे में जान गए, तो ये अपराध धीरे धीरे कम हो गया और अपराधियों को पता चल गया कि अब ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है। और ये जब मेथड वर्क नहीं कर रहा है तो इस केस में क्या है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि अगर वो अपराधी इन अपराधों से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या इन अपराधों का इस्तेमाल, या इन अपराध के तरीकों का इस्तेमाल अपराध करने में नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी और एक नए अपराध का जन्म होता है जिसका नाम है क्या, डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट किस कैटेगरी में आए, तो याद रखिएगा ये भी एक साइबर क्राइम का पार्ट है। होता क्या था, लगभग सभी को ये न्यूज़ पता है, फिर भी मैं थोड़ी सी इस पे क्लैरिटी दे दूं कि ये होगा क्या। इस पे कोई एक ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर होना चाहिए, तो देखिए ऑफिसर वो हो जिसमें, जैसे बैंक ऑफिसर नहीं, जैसे बैंक का ऑफिसर है उसने फोन किया नहीं, या सचिवालय से किसी ने फोन कर दिया, ब्लॉक डिपार्टमेंट से कोई फोन कर दिया, क्योंकि उस डिपार्टमेंट से फोन आने पर कोई बात हो सकती है पर इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती कि आपको सजा हो जाए। ठीक है, तो उससे आदमी में डर नहीं बनेगा। तो अपराधियों ने ऑफिसर तो लिया, पर ये ऑफिसर क्या होने चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा डर लगे, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो, सीबीआई डिपार्टमेंट का हो, आईबी का हो, नार्को नार्कोस्टिक का हो, नार्कोटिक नार्कोटिक्स का हो, ठीक है, या आपका नार्कोटिक्स का हो, या कोई डिफेंस का व्यक्ति हो। इससे क्या होगा सर, तो देखिए ये क्या पैटर्न, कैसे पैटर्न पे वर्क करता है कि मान लीजिए एक पुलिस किसी व्यक्ति को, मान लीजिए ए है, ये मैं आपको इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ, उनके ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, एक
वीडियो कॉल करता है एक पेरेंट्स को, वीडियो कॉल करता है एक पेरेंट्स को, पेरेंट्स फोन उठाते हैं। जब फोन उठाते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो पुलिस के यूनिफॉर्म में रहता है, ऑफिस ऑफिस भी ऐसा बना रहता है, लगता है कि पुलिस थाना ही है। ठीक है, पुलिस थाना तो कॉल करता है कि देखिए आपका बेटे को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, आपका बेटा रोड एक्सीडेंट किया है उसमें पकड़ा गया है, आपका बेटा एक हिंसा में पाया गया है उसका एक अपराधी है, आपका बेटा एक जगह चोरी किया है उसमें वो पकड़ा गया है, आपका बेटा एक लड़की के साथ होटल में मिला है, अवैध संबंध बनाते समय उसका उसके गार्जियन, लड़की के गार्जियन ने उससे पकड़ रखा है, एक आपका बेटा किसी घर में किसी लड़की से मिलने गया, वहां के लोगों ने उसको पकड़ रखा है, एफआईआर रेप केस और चोरी के केस और मर्डर केस के चार्जेस लगा रहे हैं। जब इस तरीके की बातें ये पेरेंट्स सुनेगा और इसके बच्चे बच्चे आपको पता ही होता है बच्चे गार्जियन के लिए कितने मायने रखते हैं, तो ये डर जाएंगे, ये थोड़ा डरेंगे और डर के इन्हें थोड़ा सा पैनिक होगा, डर आएगा। फिर ये इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरे बच्चे को कुछ मत होने दीजिए, बच्चा मेरा इनोसेंट है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, दिस एंड दैट। फिर ये डिमांड करेंगे कि मेरे बच्चे से बात कराइए, तो ये बच्चे से वीडियो कॉल पे बात नहीं कराएंगे, ऑडियो कॉल पे बात कराएंगे। अब बच्चे को इतना डरा के और इस तरीके का आर्टिस्ट रखेंगे कि रोते रोते हुए, जब बच्चा रोते रोते हुए अपने गार्जियन या अपने माँ बाप को बोलेगा तो उसकी आवाज़ मैच करे या ना करे इस पे गार्जियन की ध्यान नहीं जाएगी। जैसे आप अपने घर पे फोन करते हो कि आप आवाज़ हेलो बोलते के समझ जाता है कि कौन सा आपके घर में कौन से व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को फोन किया है। तो जब इसको डरते हुए रोते हुए फोन करेगा, मम्मी पापा चिल्लाते रहेगा, वो लड़का बचा लीजिए गलती हो गया मुझसे, मैं फंस गया हूँ, मुझे पुलिस पकड़ रखी है, ऐसे वैसे, तो ये जो माहौल बनेगा तो ये व्यक्ति डर जाएगा। जब ये व्यक्ति डरेगा तो इस व्यक्ति पुलिस से क्या करेगा, रिक्वेस्ट, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तो ये पुलिस बोलेगा कि नहीं, ये अभी केस नहीं बना है, एफआईआर नहीं हुआ, थाने में हम लोग इसको लेके नहीं गए, इस बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी मेरे माँ बाप से बात कर लीजिए, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अभी माँ बाप इतने ज़्यादा डर जाएंगे कि हाँ भाई कि मेरा बेटा ऐसी ऐसी गलतियां कर चुका है, तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाए। तो जब बचाने के लिए क्या किया जाए, तो बचाने के लिए पुलिस इससे फिर क्या करेगी, डिमांड करेगी। किसकी डिमांड होगी, पैसे की डिमांड होगी। पैसे की डिमांड होगी तो जब पेरेंट्स इसको पैसा पे कर देंगे, पुलिस वालों को पैसा पे कर देंगे, तो फिर ये कॉल या मैसेज क्या होगा, कट जाएगा। क्या ये व्यक्ति इसका वीडियो कॉल काट के आसपास के घर में लोगों से या आसपास के थाने में या अपने रिलेटिव से सजेशन ले सकते हैं कि हाँ देखिए ना एक फोन आया था, ऐसा ऐसा हो गया, बच्चा बाबू मेरा फंस गया। क्या एक्चुअल में इसका बेटा ही है, क्या अपने बेटे को भी ये डायरेक्ट फोन कर सकता है पूछने के लिए कि उसका कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये इस तरीके का माहौल बना देते हैं, हमेशा वीडियो कॉल पे ही रहने का धमकी देते हैं, कॉल काटने की धमकी देते हैं कि अगर आपने कॉल काटा तो इसको फिर आपके बच्चे के साथ गलत हो सकता है, आपके बच्चे को फांसी या गोली लग सकती है, मार सकते हैं, इस पर एफआईआर केस हो सकता है, लड़की का केस हो सकता है, रेप का केस डाल देंगे, फिर आपका बच्चे का करियर खराब हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो। इस तरीके का डर बना देते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये वीडियो कॉल से हटता भी नहीं और किसी को कॉल करता भी नहीं है, ना अपने घर में किसी से सजेशन लेता है। जो बच्चा इनका है शायद घर पे नहीं है, कहीं बाहर रहता है, ये अपने बच्चे को कॉल करके भी नहीं पूछ सकते कि जो पुलिस फोन कर रही है सच में क्या वो रियल है या गलत है। तो ऐसे माहौल बना के जब ये पैसा इनसे रिकवर हो जाता है तो वीडियो कॉल कट जाता है। अब वीडियो कॉल करता है तो सिंपल सी बात, इन्होंने अपने बच्चों के लिए पैसा दिया तो सिंपल सी बात है अपने बच्चे को कॉल करेंगे। जब बच्चे को कॉल करेंगे तो बच्चे को कोई जानकारी ही नहीं है, बच्चा स्वस्थ है, मस्त है, उसको इन मामलों से कोई लेना देना नहीं, वो दुनिया के किसी और कोने में है, फोन किसी और कोने से आया है। तब पेरेंट्स को पता चलता है, फिर पेरेंट्स बच्चे को बोलता है कि ऐसा ऐसा कॉल आया था, उन्होंने इतने की मांग की है और हम लोगों ने इतना पैसा उनको दिया है। और जैसे ही ये पता चलता है, रियलिटी सामने आती है, तब पता चलता है कि इनके साथ एक फ्रॉड हो गया और ये फ्रॉड होने के कारण इस बच्चों को पुलिस ने कैमरे पर कैद करके रख रखा है, ऐसा इसने अपने लड़के के गार्जियनों को दर्शाया। तो ये जो कैद करके रखा है तो उसने पुलिस ऑफिसर ने इसे डिजिटल मतलब फोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से डिजिटल क्या कर रखा था, अरेस्ट कर रखा था।
तो जब ये घटनाएं होने लगी, तो ये घटनाएं जिन लोगों को नहीं पता थी उनके साथ जब होने लगी, तो ये खबर सामने आया, न्यूज बना, और ये घटना के बाद जो पीड़ित है, जिनको ठगा गया पैसे से, वो पुलिस कंप्लेन करते हैं, एफआईआर करते हैं। उसके बाद वो साइबर क्राइम में जाके केस करते हैं कि इस नंबर से फोन आया था, इस तरीके का व्यक्ति दिख रहा था, दिस एंड दैट, और सारी बातें, सारी घटनाएं उनको बताते हैं। तो ये जो पैटर्न जब पता चला, और ये किस में आने लगा, न्यूज में आने लगा। तो जब न्यूज में आने लगा तो सभी लोग सचेत हो गए। सरकार ने फिर इंफॉर्मेशन जारी किया कि कोई भी थाना पुलिस से डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, ये कोई भी लॉ नहीं है, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है, इसका पुलिसिंग से कोई लेना देना नहीं है, पुलिसिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है जैसे जिसको यूज करके लोग डराते हैं और लोगों को फ्रॉड करते हैं। ये टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल अरेस्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़े लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ध्यान रखिएगा डिजिटल अरेस्ट है किसका पार्ट, तो याद रखिएगा ये पार्ट है साइबर क्राइम का। डिजिटल अरेस्ट किसका पार्ट है, साइबर क्राइम का। अब आते हैं टॉपिक, अब इसको कैसे पढ़ा जाए। तो न्यूज क्यों है, तो थोड़ा न्यूज मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी अपने नोट्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती डिजिटल अरेस्ट ठगी के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, जिसमें ठग पीड़ितों से पैसे की जबरन वसूली करने के लिए अपराधियों का रूप धरते हैं, अधिकारियों का रूप धरते हैं। एक रिकॉर्डेड ठग कॉल साझा करते हुए उन्हें जनता से सतर्क रहने की आग्रह किया है। यह एक बात पर जोर दिया है, इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी वैध एजेंसी फोन या वीडियो कॉल करके माध्यम से जांच नहीं करती। देखिए इस पॉइंट को आपको पकड़ना है, मतलब इन्होंने बोला कि कोई भी रियल एजेंसी हो, चाहे सीबीआई हो, पुलिस हो, आईबी हो, कस्टम डिपार्टमेंट हो, डिफेंस के लोग हो, या किसी भी कोई भी एजेंसी हो, वो कभी भी एजेंसी वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से कार्रवाई नहीं करती। अगर किसी को पकड़ना है, किसी की जानकारी लेनी है, कोई अपराध किया है, उसके घर गार्जियन को पता करना है, तो गार्जियन के घर पे पुलिस आएगी, फिर उसको बताएगी कि आपका बेटा इन अपराधों में शामिल है, पर वो फोन करके, वीडियो कॉल करके ऐसी जानकारी नहीं देती। तो याद रखिएगा अवैध एजेंसी या वीडियो कॉल के माध्यम से जांच नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने आंसर में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मुद्दे की गंभीरता को पहचानते हुए सर्टिन एक सरकारी डिपार्टमेंट है, जिसको मैंने आपको साइबर क्राइम के टाइम पे बताया था, ठीक है, ने नागरिकों को एक ऐसी ऑनलाइन ठगी से खुद को बचाने की मदद करने के लिए सलाह जारी की है। ये है न्यूज, इसलिए न्यूज हमारे काम का है। अब होता क्या डिजिटल अरेस्ट, इसकी क्या परिभाषा है, तो थोड़ा परिभाषा देख ले। परिभाषा मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखो ध्यान से, कंप्यूटर, इंटरनेट और इनके माध्यम से क्राइम किया जाता है। क्राइम करने का तरीका साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम में एक ऑफिसर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल या चैट या एसएमएस के माध्यम से अपने आप को ऑफिसर बताते हैं। और ये ऑफिसर क्या हो सकते हैं, ये ऑफिसर डिफेंस से दिखाएंगे, नारकोटिक से दिखाएंगे, नशा वाला, ठीक है, ये पुलिस बन सकते हैं, सीबीआई बन सकते हैं, आईबी बन सकते हैं, इंटेलिजेंट के ऑफिसर बन सकते हैं, इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, बोलेंगे कि आपका बच्चा आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया है, आपको उस पर केस लग गया है और उसको बिल नहीं हो सकता, उससे आप मिल नहीं पाइएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ है। मतलब वो इस तरीके की चीजें यूज करेंगे जिसमें एक गार्जियन क्या हो जाए, डर जाए। तो ये जो ऑफिसर बनते हैं वो इस तरीके के पोस्ट के बनते हैं जिसपे आप हमेशा के कॉल आते साथ आप में डर का माहौल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन ठगी है, तो पहले बात ये ऑनलाइन ठगी है, तो ये किसका पार्ट हो गया, डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन ठगी है तो किसका पार्ट हो गया, साइबर क्राइम का पार्ट है। ऑनलाइन ठगी को संदर्भित करता है जहां साइबर अपराधी कानूनी परिवर्तन अधिकारी जैसे सीबीआई, पुलिस या ईडी का रूप धरते हैं और पीड़ितों पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक अंतर्गत
परिष्कृत और मनोवैज्ञानिक रूप से डराना साइबर अपराध है, जिसमें ठग खुद को कानूनी प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में पेश करके पीड़ित को एक गंभीर अपराध का झूठा आरोप लगाते हैं। ठग फिर पीड़ित को यह विश्वास दिलाते हैं कि शारीरिक रूप से गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रहना होगा, यानी अपने घर में ही रहना होगा। ठीक है, और एक वीडियो कॉल स्पाइक, जूम या टीम द्वारा लगातार दिखाई देना होगा जब तक वो एक नकली जांच या जमानत प्रक्रिया को पूरी नहीं हो जाती। अंतिम लक्ष्य पीड़ित को बड़ी रकम की जबरन वसूली करना होता है। यह साइबर सक्षम मनोवैज्ञानिक अपहरण का एक रूप है। तो इसमें आपको अरेस्ट करके आपको आपके घर में बैठा लिया जाएगा। बैठाने के बाद आपको वीडियो कॉल के सामने रखा जाएगा कि आप उसी के सामने बैठे रहें, कहीं हिड़े डोले ना, जिससे कारण से आप एक अरेस्ट या गिरफ्तारी के रूप में काम करते हैं। भौतिक रूप से आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, आपको कैमरे के सामने वीडियो कॉल पर अपराध की तरह, जैसे नहीं पकड़ के बैठा दिए थाने में, उसी तरह पकड़ के एक रूम में बैठा दिया जाएगा। वीडियो कॉल के सामने आपको हमेशा रहना है और फिर आपको डराया इतना जाएगा कि आप उस डर से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए क्या कीजिएगा, एक रकम दीजिएगा और रकम जैसी उनके पास चली जाएगी फिर वो आपसे कोई संपर्क नहीं करेंगे। इस तरह का जो ठगी है इसको हम लोग नाम क्या दिए, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट की कार्य प्रणाली क्या है? ठग कानूनी प्रवर्तन का रूप धरने के लिए कॉलर आईडी स्कूप करते हैं, झूठे अपराध के आरोपों में नकली दस्तावेजों से पीड़ितों को डराते हैं, धमकियों के माध्यम से उन्हें अलग थलग करते हैं और पहचान की चोरी के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुराते हुए अनट्रस्टेबल भुगतान की मांग करते हैं। अनट्रेसेबल भुगतान की मांग करते हैं मतलब जो आप भुगतान कीजिएगा, और सिंपल सी बात है, कैश लेने तो आएगा नहीं, तो वो जब आप भुगतान कीजिएगा तो ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। तो आपको पता है ऑनलाइन पेमेंट जब हम लोग करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो उस केस में क्या होता है, वो पेमेंट तो हो जाता है पर हमें पता भी चल जाता है किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। पर ये ऑनलाइन जो भुगतान कराएंगे भी इस तरीके से कराया जाता है कि उस अमाउंट को ट्रेस नहीं किया जा सकता कि अमाउंट अकाउंट से कटने के बाद वो अमाउंट कहाँ गया और किन किन लोगों में बटा और किसे वो प्राप्त हुआ, और जिस अकाउंट में जाता है उस अकाउंट की कोई पहचान नहीं होती है, उस अकाउंट का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहता जिसके कारण उसको पकड़ा जाए या उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, जैसे क्या होगा इसके स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप्स तो मैंने थोड़ी देर पहले बताए, फिर एक बार और बता देता हूँ आपको मैं। देखिए स्टेप नंबर है ऑटोमेटिक कॉल आएगा, एक कॉल आएगा। कॉल आने के बाद जब आप कॉल दिखा लीजिएगा तो आपको धमकाया और डराया जाएगा। धमकाने डराने के बाद आप नहीं डरोगे तो फिर आपको गलत जानकारी दिखाई जाएगी, आपको पेपर दिखाई जाएंगे। देखिए ये है, इसमें नाम आ रहा है, आपका बेटा का नाम आ रहा है, आप ये देखिए फ्रॉड है, ये एफआईआर कॉपी है, ये एफआईआर कॉपी बस शिकायत की कॉपी है, जिस लड़की के साथ गलत किया गया है उस लड़की का ये स्टेटमेंट है, लड़की के माँ बाप का स्टेटमेंट है, लड़की के माँ बाप ने रेप केस के चार्जेस किया उसका एफआईआर है, एफआईआर की कंप्लेंट कॉपी है। मतलब इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा ना सर, जिससे आप इतना ज्यादा डर जाएंगे कि आपको लगेगा कि सच में मेरा बाल बच्चा या मेरे घर के लोग उसमें क्या है, अरेस्ट है। उसके बाद इस डर का रिकवर करने के लिए वो पैसे की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो टोटल देखा जाए तो इन 4 स्टेप्स में ही डिजिटल अरेस्ट स्कीम क्या किया जाता है, एक फ्रॉड के रूप में कार्रवाई की जाती है। ठीक है, क्या आंकड़े हैं, थोड़ा आंकड़े देखें। आंकड़े तो दिन पर दिन इसमें बढ़ते चले गए, अब इस पे पकड़ बन रही है क्योंकि लोग अब सचेत हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है और जो हो रही है वो नकली है। ठीक है, सरकारी अलर्ट क्या है देखिए। मार्च 2024 में गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट ठगी में पुलिस, सीबीआई या आरबीआई जैसे कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों का एक रूप धारण करने वाले साइबर अपराधियों के बारे में चेतावनी जारी की है। उसके बाद वित्तीय नुकसान क्या हो रहा है, भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच डिजिटल अरेस्ट ठगी में से 120.3 करोड़ रुपए के नुकसान की सूचना दी है। तो ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो डिजिटल अरेस्ट में कितना नुकसान हो चुका है अभी तक, जनवरी से अप्रैल 2024 में 4 ही महीने के अंदर में, तो ये हो चुका है लगभग 120 करोड़ रुपए, लगभग 120 करोड़ रुपए तक का ठगी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से किया जा चुका है। ठीक है,
बढ़ते साइबर अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड एनसीआरबी ने साइबर अपराधों को में वृद्धि की सूचना दी है, जो 2020 में 10,395 मामले से बढ़कर 2022 में 17,470 मामले हो गए। तो ये डेटा भी हमारे काम का है। तो देखिए मैंने आपको बताया था साइंस में अगर आपको जितना डेटा मिले, अगर वो डेटा आप अपने आंसर में लिखिएगा सर, तो डेटा से आपके आंसर की मजबूती बनेगी। आपको मैंने ऐसे के लिए बता रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर ऐसे आता है और कोई भी टेक्नोलॉजी पर आप ऐसे लिखते हो, डिजिटल अरेस्ट इस बार याद रखिएगा, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम पे इस बार ऐसे आने के भी चांसेस है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके बाद मान लीजिए ये भी आ जाए, डिजिटल अरेस्ट आ जाए, इस पे शायद इस बार निबंध आ सकता है 71 बीपीएससी में। मेरा सजेशन है कि इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और डेटा को याद कीजिएगा, डेटा आपके एसी को भी मजबूत कर सकता है। ठीक है, भारत में डिजिटल अरेस्ट ठगी के उल्लेखनीय मामले। ठीक है, आक्रामक त्रासदी क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में धारण करने वाले ठग द्वारा उनकी बेटी का यौवन तस्करी का झूठा आरोप लगाया गया और फिरौती की मांग करने के बाद वो महिला के दिल के दौरे पड़ने से मृत्यु हो गई। एक तो ये हुआ था। दूसरा, नकली सीजीआई का रूप धारण करना। एक व्यक्ति ने भारत के मुख्य न्यायालय डीआई चंद्रचूड़ का रूप धारण किया। स्पाइक के माध्यम से वो नकली कोर्ट हायरिंग की और पीड़ितों के विश्वास का फायदा उठाते हुए एक धोखाधड़ी का अंजाम दिया। मतलब अधिकारी भी बना तो क्या, सीजीआई डायरेक्ट भारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रूप धारण कर लिया। और इजी है धारण करना क्योंकि उसमें वीडियो एडिटिंग और आपका डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु में वरिष्ठ नागरिक के साथ जबरन वसूली। सीबीआई मुंबई पुलिस अधिकारियों का रूप धारण करने वाले ठगों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद एक वरिष्ठ नागरिक ने 30 लाख रुपए से अधिक की राशि गंवा दी। ये याद रखिएगा, एक नागरिक ने 30 लाख से अधिक राशि गंवा दी। वर्तमान ग्रुप के निर्देशक का मामला। ठगों ने सीबीआई अधिकारियों को रूप धरा और टेक्सटाइल उद्योग के टाइकून एसपी ओसवाल को मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाकर लगभग 7 करोड़ रुपए का ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। मतलब बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो अपने आप को बहुत क्या मानते हैं, वैश्विक स्तर पर डेवलप मानते हैं और बहुत ही समृद्ध अपने आप को समझते हैं, वो लोगों को भी डिजिटल अरेस्ट की जानकारी नहीं थी। तो सोचो, एक साधारण व्यक्ति जो आम जीवन जीता है, मिडिल क्लास का फैमिली के पास अगर डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं होंगी तो कितना ज्यादा डर जाएगा। एक उद्योगपति जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत सारी उसके पास पावर है, बहुत सारे उसके कानूनी और पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकते हैं, उसके बावजूद उस व्यक्ति को डरा के 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। तो एक साधारण एक मिडिल क्लास का फैमिली जिसमें अगर उसकी एक ही बेटी और बेटी पे उस पे केस आ जाए तो एक आम परिवार तो ऐसे डर के मारे मर जाएगा। जैसे उस महिला का जो केस बताया था, उन पे इतना ज्यादा अपनी बेटी के केस के मामले से इतना ज्यादा वो घबरा गई कि उनके दिल को दौरा पड़ा और वो क्या हो गई, मर गई। दूसरा, भोपाल की महिला की हानि। पुलिस के रूप धरने वाले ठगों के द्वारा 5 दिनों तक चलने वाली नकली पूछताछ झेलने के बाद एक महिला ने 46 लाख रुपए गंवाए, जिसमें से भावनात्मक और वित्तीय संकट पैदा हो गया। 4-4, 5-5 दिन तक परेशान करते हैं, बताइए। नोएडा का डॉक्टर का ठग। तो इतनी सारी कहानी भारत में हुई है और इन कहानी में 2-3 कहानियां आपको याद रखनी है, 2-3 स्टोरी याद रखनी है, सारे के सारे लिखने की जरूरत नहीं है। इन 2-3 स्टोरियों से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अपने आंसर में क्या पॉइंट लिखे और क्या पॉइंट ना लिखे। सवाल है, भारत में डिजिटल बढ़ने के कारण क्या है? पहला कारण तो मैं ये बता देता हूँ कि भैया हम में जागरूकता नहीं है। नंबर 2, नया तकनीक, साइबर क्राइम का नया तकनीक होने के कारण किसी को इसके बारे में पता नहीं था और ये कानून से जुड़ा होने के कारण लोग डर जाते थे। तो लोगों का डर जो है यहाँ पर मेन हथियार होता था पैसे या क्राइम को सफल करने का। तो लोगों को डरों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और लोग का डर इसलिए जायज था क्योंकि उनके बच्चे या उनकी बदनामी या समाज में उनका क्या इमेज रहेगा, इस डर को लेकर वो इसका शिकार बने। जैसे डिजिटल लेन देन में वृद्धि, ज्यादा डिजिटल लेन देन में वृद्धि होने के कारण डिजिटल अरेस्ट हुआ। मान लीजिए डिजिटल लेन देन नहीं होता, सारा पेमेंट जीवन में पहले कैश से चलता था, आज भी कैश से चलता, तो जब कैश से चलता तो ये डिजिटल अरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप अरेस्ट करने के बाद पेमेंट की बात करते तो पेमेंट कैश में देना पड़ता, तो लोग आते तब तक आप कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेते, पुलिस के पास चले जाते, अपने लोगों से बात कर लेते।
और इसमें सारा पेमेंट ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन कहीं से भी पेमेंट हो जाता है, कहीं से भी आपका बैंक से अकाउंट पैसे कट जाते हैं। ठीक है, डिजिटल सुरक्षा जागरूकता की कमी बता दिया है, जागरूकता ही नहीं है तो लोगों को ठगना बहुत ही क्या है, आसान है। घोटाले की तकनीकों में उन्नति, मैंने बताया था ना, साइबर क्राइम एक नया तकनीक हर दिन पैदा होता है, और जब तकनीक का पता चलता है तब तक कुछ लोग शिकार हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले एक डेबिट कार्ड आया था, जिसमें अभी भी ये सारे डेबिट कार्ड है, पर अब पता नहीं उसका केस होता है कि नहीं। उन्होंने बोला 2000 रुपये तक का पेमेंट करना है तो आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कैन करोगे पेमेंट हो जाएगा। तो मैं एक स्कैनर बना लूं, 2000 रुपये डाल लूं, उसका मोबाइल रूपरेखा दे दूं, उसके ऊपर मैं कवर लगा दूं, तो मेरे हाथ में कोई स्कैनर रहेगा पतला सा, तो लगेगा ही नहीं कि स्कैनर है, आपको लगेगा कि ये एक क्या है, मोबाइल है। अब किसी ने एटीएम पर्स या कहीं पर हाथ में रख रखा है, बस उसके, मान लीजिए एटीएम है तो मैं इसके एटीएम के पास ऐसे रख के स्कैन कर लूंगा, स्कैन करूंगा 2000 रुपये कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? इसमें ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब ऐसी सुविधा, ऐसी जो टेक्निकल बातें निकल के बाहर आती हैं जिसमें कोई कमियां होती हैं, उन कमियों का, उस लूप होल का फायदा साइबर क्राइम करने वाले टेक्निकल व्यक्ति करते हैं और उस ठग को या उस ठगी को पूरा करते हैं। तो घोटाले करने की जो तकनीक है, दिन पर दिन साइबर क्राइम में हर दिन नया तकनीक निकलता है, और वो तकनीक जब तक पता चलता है तब तक लोग शिकार हो जाते हैं। इसलिए भारत में डिजिटल एज बढ़ने के क्या है, बहुत सारे कारण हैं। दूसरा, डिजिटल एज धोखाधड़ी के लिए दक्षिण पूर्व एशिया एक केंद्र बना, साउथ एशिया जो है प्रमुख केंद्र बना, क्योंकि यहाँ पर अपराधी महत्वपूर्ण संख्या में, जैसे अपराधियों की एक महत्वपूर्ण संख्या म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे संचालित होती है, जहाँ कमजोर कानून प्रवर्तन और सीमित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उनके ट्रैक करने और मुकदमे चलाने के प्रयास में जटिल बनाते हैं। मतलब कानून जहां पे कमजोर है, जहां पे चीजें आराम से बची जा सकती है, जहां पर कोई क्राइम करके भी आपको ज्यादा सजा ना होने के प्रावधान है, उस केस में क्या, वहां पे लोग क्या करते हैं, क्राइम को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसा साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे बहुत सारी जगह जहां पे ऐसे क्राइम किए जाते हैं और जिनके लिए ठोस कानून ना होने के कारण लोग वहां का फायदा उठाते हैं, और उसके कारण से भारत में डिजिटल एज की संख्या क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। भारत में डिजिटल एज की धोखाधड़ी के साथ चिंताएं क्या हैं, क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे वापस आते हैं। बताइए, अगर ये साइबर क्राइम होता है तो इनकी सोशल लाइफ, ध्यान से देखिएगा, सोशल लाइफ बर्बाद होगी, फाइनेंशियल, पैसे की फाइनेंशियल इनके साथ क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, उसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो चिंता में जा सकता है। जैसे एक महिला का मैंने केस बताया था, उसकी महिला का बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में उनको केस किया गया, झूठ या कॉल किया गया, वो उस बात को हैंडल नहीं कर पाई और उनका हार्ट अटैक और उनकी मौत हो गई। तो उनमें क्या है, मानसिक दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस बात को झेल नहीं पाई और वो उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। तो सोशल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है आपका, और उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, सोसाइटल इशू हो सकता है। तो इन बातों का तो प्रभाव पड़ेगा ना जी, अगर आपका ये होता है तो देखिए क्या क्या हमारे पास पॉइंट में है। पहला पॉइंट क्या है, वित्तीय नुकसान। ऑब्वियस बात है, जब आप ठगे जाएंगे तो आपसे पैसा लिया जाएगा। पैसा इस तरीके से लिया जाता है, डिजिटली इस तरह से ट्रांसफर कराया जाता है कि पैसे को आप फिर ट्रेस नहीं कर सकते कि पैसा कहाँ गया और किसके अकाउंट में गया, जिसके कारण से उसकी भरपाई, वापस रिकवरी अगर की जाए, उसको पकड़ा जाए, या अपनी साइबर टीम या साइबर जो हमारे पुलिस है उसको अगर ट्रेस भी करना चाहे तो वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता। मतलब आप ठग लिए गए तो ये मान के चलिए कि आपको दोबारा उससे पैसा वापस नहीं मिलने की कोई चांसेस नहीं है। तो एक वित्तीय नुकसान तो होता है, भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जेल में जाना, संपत्ति का खो जाना एक गंभीर परिणाम है, और जिसके कारण से पीड़ित चिंता और तनाव में आ जाते हैं, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मानसिक बीमारी या मानसिक दबाव के कारण उनके जान वान या मारहानि पर भी क्या होता है, खतरा होता है। दूसरा, पहचान की चोरी। डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का चिंता है क्या है, वो इस तरह के पीड़ितों के नाम, बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड खोलने सहित धोखाधड़ी में अक्सर व्यक्तिगत क्या है, जानकारी चोरी होने के चांसेस रहते हैं।
तो आपके व्यक्तिगत चोरी या पहचान की भी चोरी हो सकती है। ठीक है, धोखाधड़ी में एआई डीप फेक बताया था ना, डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपका वीडियो ऑडियो एकदम बनाया जा सकता है हू पे हू, और आप एक आम आदमी होकर उसमें पहचान नहीं कर पाएगा कि वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो आप हैं या आपके परिवार के लोग हैं या नहीं है। जैसे मान लीजिए एक लड़के का डीप फेक वीडियो बना दिया जाए, ठीक है, लड़के का फोटो कहाँ से आएगा, तो हम लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे पगलाए रहते हैं फॉलोअर्स के लिए, तो हम अपने सब बहुत सारे फोटोज शेयर करते हैं। जब बहुत सारे फोटोज शेयर करते हैं तो वहां से फोटो ले लिया जाएगा और डीप फेक माध्यम से एक पॉर्न वीडियो बनाकर पॉर्न वीडियो में उस वीडियो में लड़के के फोटो को या लड़के के इमेज को इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो वीडियो इस्तेमाल करके उस वीडियो को उसके पेरेंट्स को भेजेंगे कि देखिए ये आपका बेटा ऐसे गलत गलत कामों करता है, एक इंडस्ट्री में काम करता है, भारत में पोर्नोग्राफी बैन है, ये वीडियो बनाता है, इससे ये पैसे कमाता है, इस पे केस हो चुका है, हम लोगों ने इसे पकड़ रखा है, दिस दैट, ये सारी बातें होंगी। इतना डरा दिया जाएगा कि आप मतलब होते ना डर के मारे आप पैसे दे ही दीजिएगा और आप उसका शिकार हो जाइएगा। ठीक है, क्या चिंता है? चिंता यह है कि धोखाधड़ी में एआई का उपयोग करने से धोखाधड़ी करने की प्रक्रिया और ठोस और बहुत ओरिजिनल होने लगी है, जिसके कारण से लोग इसमें फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मुकदमा चलाने में कठिनाइयां। अब डिजिटल अरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिजिटल अरेस्ट पे कोई ठोस कानून ही नहीं था, डिजिटल अरेस्ट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी, डिजिटल अरेस्ट के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, कैसे लड़ा जाए, इस पे कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, कौन कौन से केसेस लगेंगे। मुकदमा चलाने में कठिनाइयां आती हैं क्योंकि इसमें जिस पे मुकदमा चलाना है उसकी पहचान आपको नहीं है, जिस पे मुकदमा चलाना है उसका एड्रेस नहीं है, जिस पे मुकदमा चलाना है उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जो रूपरेखा आपको दिखाई भी दे रही है शायद वो एडिटेड हो या वीडियो में बने हो। तो इस तरीके से जो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए इसके में भी चिंता है कि कार्रवाई ठोस नहीं हो सकती, कार्रवाई का रिजल्ट आए ही आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ क्राइम कर रहा है वो आपके पास वाले घर में रह रहा है, ये जरूरी नहीं है, दुनिया के दूसरे कोने में भी हो सकता है। तो कठिन कार्रवाई करने के लिए मुकदमे चलाने में भी आपको क्या होगी, आएगी, दिक्कतें आएंगी। सिंपल सी बात है, क्या सरकार की प्रावधान है? तो इस प्रावधान में ध्यान रखिएगा, डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम है, तो साइबर क्राइम के लिए जो जो प्रावधान होंगे उसी प्रावधान को हम लोग डिजिटल अरेस्ट के प्रावधान में यूज करेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए। डिजिटल एक साइबर क्राइम है, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो साइबर क्राइम में हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक तो भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र बना रही है, आपको बता रखा है। स्कूप किए गए कॉलर को ब्लॉक करने के लिए तंत्र का विकास, कि जो कॉल आ रहा है अगर स्कूप मतलब रॉन्ग गलत नहीं तो फोटो कॉपी या डुप्लीकेट स्कूप वीडियोस आते हैं, शोले का स्कूप वीडियो आएगा तो शोले का सारा कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसमें काम और लोग और उसमें डायलॉग क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो स्कूप किए गए कॉलों की पहचान की जा सके, और ऐसे पहचान करने के लिए हमें एक सिस्टम या तंत्र बनाने की जरूरी है कि जो कॉल आए वो पता चल जाए कि ये कॉल ओरिजिनल है या फेक है। जैसे देखते हो ना बहुत सारे स्पैम कॉल आते हैं, तो ट्रू कॉलर में स्कैम कॉल आता है तो वो दिखा देता है ये स्पैम है। स्पैम क्यों है कि लोगों ने उसको स्कैम डिसाइड कर रखा है कि ये लोन के लिए फोन करेगा, ये झूठी खबरें देगा, ये आपको ठगने का कॉल है। जैसे स्पैम कॉल दिखता है ट्रू कॉलर पर तो आप सचेत हो जाते हो कि इस कॉल को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। पर ऐसा ही क्या हमारे जो डिजिटल अरेस्ट के लिए जो कॉल आएगा, क्या उसको हम पहचान पाएंगे कि ये जो कॉल आ रहा है ये फेक है? अगर ऐसा नहीं पहचानने का कोई तंत्र है तो हमें तंत्र बनाने की क्या है, सख्त जरूरत है। तो सरकार ऐसी तंत्र बनाने में, विकसित करने में लगी हुई है। समन्वय प्लेटफॉर्म, जहां इस प्लेटफॉर्म संयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रदान करता है जो साइबर अपराध के अंतरराज्यीय लिंकेज पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और ऐसी गतिविधियों को पता लगाने में, जांच में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद है साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, मैंने बताया था cybercrime.gov.ac.in। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, डिजिटल अरेस्ट के में आप फ्रॉड में फंस जाते हैं, तो आप इस अपराध समन्वय केंद्र पर, इस पोर्टल पे जाके अपनी जानकारी दे सकते हैं। 13 बताया था ना, 13 सब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ साइबर क्राइम में मैंने बता रखा है, और ये साइबर क्राइम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा। 13 के द्वारा हम कर सकते हैं डिजिटल अरेस्ट, धोखाधड़ी के खिलाफ IC4 के प्रयास,
ये IC4 क्या है, I4C क्या है? I4C है आपका भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। इसके पास 7 डिपार्टमेंट होते हैं, इसके पास 7 डिपार्टमेंट होते हैं, जो सातों डिपार्टमेंट मिलकर साइबर अपराध से लड़ने में क्या है, अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है। और अंतर सीमीय साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालय समिति, अगर कोई दो देश आपस में साइन करते हैं कि हम आपस में साइबर अपराध से साथ में लड़ेंगे, तो दोनों देश मिलकर, इन दोनों देशों में, जैसे भारत में कोई हमला होता है और भारत में हमला करने वाला व्यक्ति मान लीजिए अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा अगर MOU हो जाता है तो साइबर अपराध के केसेस में अफगानिस्तान हमारी मदद करेगा कि हमारे यहाँ हुआ जो क्राइम है, अब वो क्रिमिनल जो है वो अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट उस क्रिमिनल पे कार्रवाई करके वो हमें सौंपेगी। इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं, तो हम बाकी अंतर्राष्ट्रीय में समझौते एक दूसरे से साइबर अपराध को क्या कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। दूसरा, साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र, ये भी बताया था थोड़ा देर पहले, उसी का है। आगे की रास्ता क्या है, शांत रहें और सत्यापित करें। जब आपके पास डिजिटल अरेस्ट का कोई कॉल आता है तो आप घबराएं नहीं, शांत रहें एकदम और ठंडे दिमाग से सोचें समझें, बातों पे ध्यान दें और सत्यापित करें कि क्या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जब तक आपको उसका प्रूफ नहीं मिलता, जब तक आप ये नहीं मान जाते कि ये सच्ची घटना है, तब तक आप परेशान ना हो और किसी भी पैसे के लेन देन से क्या करें, बचें। दूसरा क्या है, अपराधियों की रिपोर्ट करें। जो अपराध किए हुए कॉल आते हैं उसकी जितनी जानकारी हो सकता है, जैसे वीडियो कॉल आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो कॉल आ रहा है तो उसका कॉल रिकॉर्ड कर लो, व्हाटएवर, और जो भी जानकारी आपको मिलती है आप उसको तुरंत रिपोर्ट करें कि ऐसा ऐसा कॉल हमारे पास आ रहा है। अगर किसी को साइबर अपराध में डिजिटल अरेस्ट की घटना होती है तो वो समुदाय में, आसपास के लोगों में, स्कूलों में, अपने सोसाइटी में, अपने परिवारजनों में, अपने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए अपराध के बारे में बताएं, जिसको समझ के लोग जागरूक हो और इस अपराध से होने से बचें। साइबर सुरक्षा मजबूत करें। जो साइबर सुरक्षा वो इतना मजबूत कर दिया जाए कि डिजिटल अरेस्ट की कॉल को तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया जाए, और जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएगा जिसके कारण से लोगों को पता चल जाए कि ये फ्रॉड कॉल है और इसमें हमें फंसना नहीं है। और क्या ये साइबर क्राइम एक देश अपने आप संभाल सकता है? नहीं, साइबर क्राइम का कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बहुत जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को पूरी तरह से खराब या पूरी तरह से बंद या रोकने में क्या हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। पर अकेले भारत चाहेगा तो साइबर क्राइम को रोक ले और किसी भी विदेश के देशों की हमें मदद ना पड़े, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया, ध्यान रखेंगे। ये एक कंक्लूजन है जो मैंने आपको दे रखा है, आपको अपने कंक्लूजन अपने हिसाब से लिखना है। मैं कंक्लूजन कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि आप मेरे कंक्लूजन इंट्रोडक्शन को कॉपी करें, पढ़िए, समझिए और खुद से लिखिए। हाँ, बॉडी पूरा कंटेंट आप मेरी कॉपी कर सकते हैं। मेरे नोट्स जो मैं आपको डिजिटल जो PDF देता हूँ, बोर्ड PDF देता हूँ, उससे अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को लिखिए और आंसर, मॉडल आंसर को तैयार कीजिए। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम क्या था, डिजिटल अरेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।